जी अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस के पोर्शन का हमारा आखिरी चैप्टर और आज का ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास होगी। क्या ये सेकंड लास्ट क्लास होगी, यानी नेक्स्ट लेक्चर हमारा आखिरी लेक्चर होगा इंशाल्लाह। मिस करूंगा मैं आप लोगों को। जी चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी। ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी आसान चैप्टर है ये भी, और याद रखिएगा एग्जामिनर का फेवरेट चैप्टर है। यस, एग्जामिनर का फेवरेट चैप्टर है। इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, इसके सवाल भी बहुत आसान होंगे, बहुत आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, याद भी ये चैप्टर जल्दी हो जाएगा। एग्जामिनर का फेवरेट क्योंकि इसमें एरियाज एग्जामिनर छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं वो एग्जामिनर पूछता है, और पढ़ने में भी आसान, समझने में भी आसान, और इसके एमसीक्यूज भी इंशाल्लाह आसान ही होंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट तो समझने हैं ना, कॉन्सेप्ट तो पता होने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट होंगे तो हम इसके एग्जाम क्वेश्चंस को भी इजीली हैंडल कर सकते हैं। इस चैप्टर के डिस्कशन की तरफ जाने से पहले आप मुझे यह बताइएगा कि ह्यूमन रिसोर्स किसे कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं? ह्यूमन रिसोर्स क्या है शाबाश जी? ह्यूमन रिसोर्स वो लोग हैं, क्या है वो? जो ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं, जो बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं, लोग जो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, लोगों को मैनेज करना क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाना क्या है? ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी बनाने का मतलब कोई बता दे शाबाश। उर्दू में तर्जुमा करें, वही है, उर्दू में तर्जुमा करें, बिल्कुल ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग, उनके लिए कोई पॉलिसी, उनके लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाना, ये क्या है? ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी। उनके लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाना, ये ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी है। सर इसका क्या मतलब? ह्यूमन के लिए स्ट्रेटेजी बनाने का क्या मतलब होता है? स्ट्रेटेजी बनाने का मतलब क्या होता है? काम करने का शाबाश तरीका। लेकिन आपने चूंकि तरीका बाद में, सबसे पहले यह देखना है, अच्छा लोग कौन कौन से होते हैं? काम करने वाले लोग कौन से होते हैं? लेबर यानी एम्प्लॉयज, स्टाफ और वर्कर्स, कोई कोई भी हो सकता है, यही हो ना काम करने वाले लोग। अब इनको मैनेज करना है, इनकी मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए शाबाश? कोई एक दो बता दें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं शाबाश। एक दो बताएं शाबाश। क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी हमें, क्या कौन सी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी? उनकी स्किल्स देखेंगे कि नहीं, काम आता है नहीं आता, नॉलेज देखेंगे कि नहीं देखेंगे? नॉलेज से क्या मुराद है? रिलेवेंट एक्सपीरियंस है उनके पास कि नहीं है? एक तो काम आता है कि नहीं आता, रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, दोनों में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है भाई? काम मुझे आता है, काम मुझे आता है, मुझे पढ़ाना आता है, काम तो मुझे आता है, पर क्या मैं अकाउंटिंग पढ़ा सकता हूं? मुझे अकाउंटिंग में एक्सपीरियंस नहीं है, सो मैं अकाउंटिंग इसलिए नहीं पढ़ा सकता। क्या ये आप ये कहेंगे सर को तो काम ही कोई नहीं आता? नहीं नहीं, काम तो मुझे आता है, पढ़ा मैं सकता हूं, पर मुझे एक्सपीरियंस है कि नहीं अकाउंटिंग में, ये भी मैटर करती है कि नहीं? हाँ, ये चीज भी मैटर करती है कि आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो। जैसे आप ये कह सकते हैं प्रोडक्शन वालों को तो काम ही नहीं आता। प्रोडक्शन वालों को काम आता है, प्रोडक्शन वालों को फाइनेंस का काम नहीं आता, यानी वही रिलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक्सपीरियंस होना और चीज है, और काम आता है नहीं आता ये डिफरेंट है। बात समझ आ गई? और सिर्फ ये नहीं, सिर्फ यही नहीं, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड्स भी, क्योंकि काम के लिए मोटिवेशन और एटीट्यूड्स दोनों चीजें भी शर्त है। एम्प्लॉइज मोटिवेटेड है तो काम करेंगे, ज्यादा करेंगे नहीं, और काम करने का उनका एटीट्यूड है, उनका एटीट्यूड से मुराद बिहेवियर भी वही है कि काम करने वाला, तो फिर जो है वो काम करेंगे। अदरवाइज अगर काम चोर है तो फिर आपके किसी काम नहीं आएंगे। तो बताएं साहब, आपकी स्ट्रेटेजी बनाते हुए ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? हाँ, तो ये क्या हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे एक एक चीज। रिक्रूटमेंट, व्हाट इज रिक्रूटमेंट? नहीं ये नहीं, वो मैंने दूसरी फाइल शेयर की थी जी। रिक्रूटमेंट भी बता दे शाबाश। रिक्रूटमेंट हायरिंग है, रिक्रूटमेंट तो फिर सिलेक्शन क्या है?
रिक्रूटमेंट अगर हायरिंग है तो फिर सिलेक्शन क्या है जी? रिक्रूटमेंट अगर हायरिंग है तो फिर सिलेक्शन क्या चीज है? लोगों को रिक्रूट किया जाता है कि नहीं किया जाता? रिक्रूट। अच्छा, उस बंदे को जिसको रिक्रूट करते हैं वो सारे एप्लीकेंट होते हैं ना? एप्लीकेंट होते हैं ना? उसके बाद हम क्या कहते हैं? रिक्रूटमेंट हो रही है। रिक्रूटमेंट मींस क्या? भर्तियां हो रही है आसान अल्फाज में। ये सुना है हमने? लोगों को बुलाना, लोगों को बुलाना किसी जॉब के लिए, दिस इज रिक्रूटमेंट। और जो लोग आए उनमें से किसी का इंतखाब करना इज कॉल्ड सिलेक्शन। तो रिक्रूटमेंट क्या? सारे एप्लीकेंट्स होंगे जो आए हुए काम के लिए, और सिलेक्शन क्या है? उन एप्लीकेंट्स में से किसी को मुंतखब करना, उसका इंतखाब करना। ये क्या है? ये सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन है। तो रिक्रूटमेंट क्या है? फिर से बताएं शाबाश। एप्लीकेंट को बुलाना, कन्विंस करना कि वो अप्लाई करें, और सिलेक्शन क्या है? उन एप्लीकेंट्स में से किसी का इंतखाब करना। तो जो अप्लाई लोग कर चुके हैं उसमें इंतखाब करना मींस के बेस्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना, यह इंतखाब करना होता है। तो रिक्रूटमेंट में हम क्वांटिटी देखते हैं, और मैंने नहीं बताया सिलेक्शन में क्या होगा? क्वालिटी देखी जाएगी। बेस्ट का मतलब यही है ना, क्वालिटी देखी जाएगी। अभी इनिशियल जो है वो मैं आपके ये कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड करने की कोशिश करूं, उसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे, यही बातें लिखी होंगी। अच्छा, रिक्रूटमेंट में क्या होगा? क्या प्रोसेस कैसे होगा रिक्रूटमेंट का? बताएं शाबाश। पहले एडवर्टाइजमेंट होगी शाबाश, उसके बाद लोग, हाँ शाबाश, लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके वहां पे आएंगे, शाबाश, टेस्ट देने आएंगे, तो उसमें क्वांटिटी देखी जाती है। और सिलेक्शन में क्या होगा? क्वालिटी कैसे देखी जाएगी? उसकी, हाँ, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, शाबाश, बिल्कुल ठीक। और हाँ, रिलेटेड स्किल्स देखे जाएंगे। अच्छा, सीवी कलेक्ट करना रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है? सुने, सीवी कलेक्ट करना रिक्रूटमेंट है, ये देख ले। यस, क्यों? क्योंकि अभी जो है वो सिर्फ आप क्वांटिटी, आप चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा लोग आए। और अच्छा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, हाँ, ये सिलेक्ट होंगे तो फिर ट्रेनिंग होगी ना। ओके, रेम्युनरेशन की बात करना, हाँ, मैं यही नहीं कहना चाह रहा था। इंटरव्यू, बताए इसका मतलब इंटरव्यू। और इंटरव्यू क्या है? अब मुश्किल हो गया आपके लिए। ये शाबाश, सिलेक्शन है, क्योंकि उस इंटरव्यूअर से जॉब की बात होती है जो सिलेक्टेड हो। जॉब डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाई करना, यह भी सिलेक्शन प्रोसेस है। जॉब सिलेक्शन, यह भी ये सिलेक्शन है, ऐसे ही है ना? शाबाश, आपने अच्छा आइडेंटिफाई किया। एक दो और ना पूछूं आपसे। शॉर्ट लिस्टिंग करना, ओके, लिंक्डइन पे जॉब्स अपलोड करना, हाँ, अभी ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो दोनों प्रोसेस क्लियर हो गए। तो हमें ये दोनों प्रोसेस के इनिशियल जो है वो ये तीनों पता चल गया हमें कि ये कॉन्सेप्ट है कौन से, और इसमें हमने पढ़ना क्या है। ठीक है, तो अगर आपने रिक्रूटमेंट के साथ लिखना है, बल्कि जब वो होगा तो फिर लिख लेंगे। रिक्रूटमेंट तो इनवाइट है ना, बुलाना, और ये सिलेक्शन क्या है? उनमें से किसी को सिलेक्ट करना, पिक करना, ये नहीं चुनना, आए हुए लोगों में से, कैंडिडेट्स में से अच्छे कैंडिडेट को चुनना, ये क्या है? सिलेक्शन। अच्छा, अब मजीद एक्सप्लेनेशन डिस्कशन की तरफ चलते हैं। मुझे पेन दो एक। चलें, सबसे पहले क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रेफर्स टू द
रेफर्स टू मैनेजिंग द, तो ह्यूमन रिसोर्स में लोग होते हैं ना, लोगों को मैनेज कैसे किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड मोटिवेशन। ठीक है, यही एचआरएम, टू मैनेज द पीपल। अब ये कौन कौन लोग होंगे शाबाश? ये कौन लोग होंगे? वर्कर्स, एम्प्लॉयज, लेबर, यही लोग है ना, हु वर्क फॉर इन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां से भी हम देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को मैनेज करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स, नॉलेज एंड मोटिवेशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, नॉलेज एंड मोटिवेशन। अब HRM, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि राइट पीपल को हायर किया जाए, ट्रेन एंड रिटेन टू हेल्प द बिजनेस सक्सेस। अब राइट पीपल से यहां मुराद काबिल मींस, स्किलफुल मींस, कैपेबल मींस, हाँ ये सब ठीक है, मैं चाहता हूं हाँ जो आपके बिजनेस को 4 चांद लगा दे, इन लोगों को रिक्रूट करना, इन लोगों को रखना, यही है ना, इनसे काम करवाना, इनको मैनेज करना, यही है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। ठीक है, तो HRM क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग यानी लेबर्स, वर्कर को मैनेज करना किस बुनियाद पे? उनकी स्किल्स, नॉलेज, मोटिवेशन, परफॉर्मेंस और रिटेंशन। ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। ठीक है, अच्छा, HRM क्या इंश्योर करता है? इट इंश्योर्स राइट पीपल आर हायर्ड। राइट पीपल से मुराद यह है कि जो स्किलफुल होंगे ना, जो एक्सपीरियंस होंगे, उनको ट्रेन करो, ये भी इनका काम है। और दोबारा दूसरी दफा ट्रेन आ रहा है, अच्छा हाँ, रिटेन्ड। रिटेन का मतलब रोक के रखना ताकि वो छोड़ के ना जाए, क्योंकि अगर आपका कोई आपके एम्प्लॉयज है वो छोड़ के जाएंगे ना, तो फिर पता है क्या होगा? एक तो रेपुटेशन खराब होगी, दूसरा क्या नुकसान होगा? प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हो सकती है। तो बिजनेस मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोडक्टिविटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती कि वो खराब हो। ठीक है, अच्छा, अगेन मैं आपसे पूछूंगा, आप बताएं शाबाश, ये प्लानिंग ही है ना, तो बेस्ट बिजनेस प्लानिंग क्या है? बेस्ट बिजनेस प्लानिंग कैसे होगी जी? शाबाश, यही तो बेस्ट बिजनेस प्लान है ना, राइट पीपल को हायर करना, ट्रेन करना, रिटेन करना, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ये एक अच्छी पॉलिसी होगी। बताएं शाबाश, क्या अच्छी पॉलिसी फेल हो सकती है? क्या अच्छी पॉलिसी फेल हो सकती है? अच्छे से अच्छी पॉलिसी भी फेल हो सकती है। नुकसान क्या होगा? बिजनेस का रेपुटेशन खराब होगी, आपने कहा प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो इसका मतलब यह कि इस नुकसान से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर कोई भी पॉलिसी फेल हो सकती है तो उसका नुकसान होगा, तो नुकसान को आप कवर कर सकते हैं कैसे? अच्छी पॉलिसी बना के, शाबाश, स्किलफुल लेबर हो यानी एम्प्लॉयज को हायर करें, और फिर उनसे ये भी कहें कि भाई आप छोड़ के ना जाए, आपको कोई मसला होगा तो वो हम देख लेंगे। अच्छा, अब सुनिए, इसकी एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा कि कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं, उनका टेस्ट तो बहुत अच्छा है, पर उधर का स्टाफ ना वो नहीं अच्छा, ये रूड बिहेवियर होता है। तो बताएं साहब, कस्टमर वहां पे आएंगे? नहीं आते हैं, एक दफा आके उसके बाद चले जाते हैं, फिर कहते हैं वापस दोबारा यहां पे नहीं आना, दोबारा यहां पे नहीं आना। तो क्या करें? स्टाफ को निकालना दें, स्टाफ को ना 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 ना, ना निकाल, ये वाला चक्कर अब नहीं करना, स्टाफ को ट्रेन करना है पहले, ट्रेनिंग के बाद भी अगर वो नाम उनको समझ में आए बात, तो फिर निकाल दे। ये क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? अब HR पॉलिसी बनेगी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होगा कि इनको ट्रेन करें और फिर जो है वो रिटेन भी करें, इनको अच्छे से अच्छा काम उनसे लें। ठीक है, तो बिजनेस का जो ये वीक एरिया होगा वो क्या हो जाएगा आपका? नाउ बिकम स्ट्रॉन्गर। Without skilled employees, even the best business plan cannot be implemented
सक्सेसफुली। अब ये जो इनका जायका अच्छा था, ये तो एचआरएम नहीं है ना, ये तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं है ना। कहता जायका अच्छा होने के बावजूद भी कस्टमर आपके पास नहीं आ रहे थे, क्यों? तो फिर क्या करें आप? उनको ट्रेन करें। अच्छे एम्प्लॉयज होंगे तो ही आप अपने बिजनेस को चमका सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी। सो द मेन गोल क्या है? इज टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज द राइट नंबर ऑफ पीपल, अगेन राइट आ गया, हैज द राइट नंबर ऑफ पीपल विद द राइट स्किल्स एट द राइट टाइम। राइट नंबर ऑफ पीपल विद द राइट स्किल्स एट द राइट टाइम। फिर से बताएं साहब, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी क्या है? राइट नंबर ऑफ पीपल, राइट स्किल्स के साथ और राइट टाइम पर। ओके अगर फॉर एग्जाम्पल ये रेस्टोरेंट वाले को पता हो कि अभी हमारी सेल्स बढ़ रही है, यानी लोग जो है वो अब ज्यादा आ रहे हैं, तो बताएं इनको क्या करना चाहिए? इनको क्या करना चाहिए? क्या इनको कोई एचआर स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? सबसे पहले तो क्या करें? लोगों को हायर करें। अब हायरिंग का जो भी प्रोसेस होगा उसके बाद पढ़ेंगे। लोगों को हायर करें, ये अब हम ब्रीफली जो है वो इंट्रोड्यूस करें, उसके बाद वन बाय वन एक ही चीज देखेंगे कैसे करना है। लोगों को हायर करें। कौन से लोगों को? राइट को। कितने? 50 लोग। हाँ, राइट नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए। कौन से वाले करें? जिनके जो स्किलफुल हो या राइट स्किल्स हो जिनके पास। अब राइट स्किल से क्या मुराद हुआ? हाँ शाबाश। एट द राइट टाइम मींस जिस वक्त जरूरत हो, क्योंकि अगर जिस वक्त जरूरत हो उस वक्त नहीं करेंगे तो उस वक्त जो है वो आपकी बिजनेस की रेपुटेशन खराब हो सकती है। अगर ऑफ पीरियड में आपने किया तो फिर आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है। ठीक है, तो यही काम हम करते हैं ना। हमने तो पढ़ा ही नहीं था, फिर भी हम यही काम करते हैं। जब जरूरत होती है तभी लोगों को हायर करते हैं, जब जरूरत नहीं होती तब हायर। और किस बंदे को हायर करते हैं? राइट स्किल्स वाला। इसका मतलब हम यही सारा काम करते हैं, लेकिन अब जो है वो हमें पढ़ाया जा रहा है ये काम। चले, ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स असेस द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एचआर करंटली अवेलेबल। सबसे पहले अपने लोगों की क्वांटिटी और क्वालिटी देखना, और देखना कि क्या उनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स हैं। Assess the quantity and quality of human resource currently available। अभी इस वक्त हमारे पास कितने लोग हैं? उनकी क्वालिटी भी चेक करना और क्वांटिटी भी। कितने एम्प्लॉयज हैं, उनके स्किल्स क्या क्या हैं, कैसी परफॉर्मेंस है। उसमें आप ये कैसे कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी में जो है वो 5 अकाउंटेंट है, 5 में से 2 जो है वो अपडेटेड है, यानी आईएफआरएस उनको पता है, बाकी 3 जो है वो पुराने बाबे हैं जो जिन्होंने वक्त के साथ खुद को अपडेट नहीं किया। तो बताएं साहब, बस आपके पास क्वांटिटी में नंबर ऑफ अकाउंटेंट तो है, पर क्वालिटी है? क्वालिटी 2 की। तो क्या करें? 2 नंबर नहीं है वो, अच्छा अच्छे लोग हैं, हाँ अच्छे लोग हैं, उनके पास राइट स्किल्स भी हैं, राइट स्किल्स भी हैं। तो क्या करें? क्या करें? बाकी तीनों का क्या करें? ट्रेन करें। शाबाश। मैं कहा ये ना कहते सर निकाल ही दें। ठीक है ना ना, अभी वो पहले कहा था, वो किसी जमाने में। अब जमाना बदल चुका है, अब बिजनेस का दौर है, तो यहाँ पे ट्रेन करेंगे। पेपर किस जमाने? वो अगले जमाने में देना, इसमें दोनों होंगी, दोनों बातें होंगी इसमें। एस्टिमेट फ्यूचर। एचआर बोले तो बंदे, एचआर बोले तो बंदे, बंदों की जरूरत, दंडों के साथ नहीं, रेलेवेंट स्किल्स के साथ। नंबर, स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ पीपल। इधर से देखा आप लोगों ने बताया था। अच्छा शाबाश। बताएं साहब, बस ये क्या है? करंट इस वक्त हमारे पास कितने? अगर शॉर्टेज हो तो क्या करें? फ्यूचर में और लोगों को क्या करें? रिहायर करें। शाबाश। आइडेंटिफाई वे टू फिल स्किल गैप्स थ्रू रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और आउटसोर्सिंग। रिक्रूटमेंट बताएं साहब क्या है?
नए लोगों को रखना। ट्रेनिंग क्या है? एग्जिस्टिंग लोगों को ट्रेन करना ताकि वो भी वही काम सीखें। एंड व्हाट इज आउटसोर्सिंग? अगर दोनों काम नहीं आज कर सकते आप, इसमें कॉस्ट ज्यादा होती है, पॉसिबल नहीं है आपके लिए, तो फिर क्या करें? काम को आउटसोर्स करें, किसी और से करवा लें, किसी और स्किलफुल बंदे से करवाएं बाहर से। बात हमें समझ आ रही है? फिर से बताएं शाबाश, क्या है ये बताएं ना। फर्स्ट वन, करंट क्वालिटी और क्वांटिटी को मेजर करना, एक्सेस करना। अगर जरूरत पड़े तो बाहर से, और लोगों को हायर करना। नंबर 3, कैसे ये गैप को फिल करें? गैप को फिल करने का कौन सा गैप? कौन से गैप की बात कर रहे हैं? HR गैप। HR मीन ह्यूमन रिसोर्स गैप। और व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? राइट पीपल, राइट स्किल्स, राइट टाइम। इस गैप को खत्म करना है। आपको बंदों की जरूरत है, आपके पास स्टाफ फुलफिल वो सफिशिएंट नहीं है, तो फिर क्या करें? या तो बाहर से लोगों को रिक्रूट करें, एग्जिस्टिंग को ट्रेन करो, या फिर काम ही बाहर से करवाओ। बात समझ आ रही है? Sometime as a strategy may involve reducing staff through redundancy or training and relocations when skills become, क्या कह रहे हैं? बताइए शाबाश, आखिरी की पॉइंट में बताइए शाबाश, क्या कह रहे हैं जी? उनको ट्रेन करें शाबाश, रीट्रेन करें शाबाश। और ये रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? क्या अननेसेसरी? उनको निकाल दें। रिलोकेशन का क्या मतलब होता है? पोजीशन चेंज करना। रिडंडेंसी कहते हैं, रिडंडेंसी निकाल देना नहीं होता। रिडंडेंसी सुने रिडंडेंसी सुने, पहले सुन ले, उसके बाद फिर करें। फॉर एग्जाम्पल, ये सिलेबस ही खत्म हो गया, आई कैप ऐलान कर दें कि ये सिलेबस खत्म, ठीक है, ये सिलेबस खत्म। बताएं शाबाश, क्रिसेंट वालों को मेरी जरूरत है, बरकत के लिए रखेंगे मुझे। सब्जेक्ट हो कि मैं दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा, सब्जेक्ट हो कि दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा, मुझे रखेंगे? फिर मुझे क्यों रखेंगे? वो अगर रखना है तो क्यों रखेंगे? तो जो वो था वो खत्म हो गया। मेरे टास्क का खत्म होना, उनका ना निकालना, वो मुझे नहीं रखेंगे, वो मुझे नहीं निकाल रहे, बल्कि टास्क ही खत्म हो गया। अब मेरी उनको क्या जरूरत है? एक तो ये है ना कि वो मुझे निकाल दे, सर आप जा सकते हैं, आप सही नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, पढ़ा रहा हूं सही कि नहीं? ये तो आप लोगों को लग रहा है क्योंकि आपको कुछ नहीं पता। अरे कितना अच्छा लगता, मैं गलत भी पढ़ाऊं ना तो ऐसे जैसे सर सही पढ़ा रहे। क्या बात? आज पूछ हमें तो पता था कि आखिरी क्लास में कुछ भी नहीं कर सकते। जिसका 98% रिजल्ट हो ना, ऐसे बात नहीं करता। वो मेरा नहीं है रिजल्ट, आप लोगों का है, ठीक है। और ये इस क्लास का तो माशाल्लाह 100% होगा इंशाल्लाह। ना हुआ तो मैं जूता उतारूंगा जिधर नजर आए ना। चल अब ठीक है, ओके चले वापस आए, सीए करें। लिखा हुआ है कि हाँ, रिडंडेंसी में बता रहा था कि अब मेरे ये जॉब ही, ये पोजीशन ही, इसके जो काम करना था वो खत्म हो गया। अब बताएं शाबाश, क्रिस्टेंट वालों को मेरी जरूरत नहीं है, तो वो मुझे नहीं कहेंगे, लेकिन मैं खुद समझदार हूं, मैं कहूंगा हाँ ठीक है, जब जॉब खत्म होगी तो मुझे जाना चाहिए, ठीक है। इसको कहता है रिडंडेंसी। जॉब से निकालना देना, जॉब ही का खत्म हो जाना। जैसे नहीं सर नाज़िम और सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, अभी फिलहाल शुरू नहीं हुए, मेरे कॉलेज पढ़ा रहे हैं। समटाइम ऐसा स्ट्रेटजी में इन्वॉल्व कहता है कि रिड्यूस, स्टाफ को रिड्यूस करना। कैसे रिड्यूस करना? थ्रू रिडंडेंसी, या फिर इसको रीट्रेन करो, या फिर रिलोकेट करो, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में शिफ्ट करो। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ लोगों की जॉब्स चली गई है ना,
टेक्नोलॉजीज की वजह से कुछ, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब वो काम जो पहले हम उनसे करवाते थे अब जरूरत नहीं रही उनकी, तो उसकी वजह से बताएं साहब एचआर को स्ट्रेटेजी अपनी चेंज करनी चाहिए। तो रिडंडेंसी वही है कि अब वो स्टाफ एक्स्ट्रा है तो फिर एक्स्ट्रा स्टाफ को रिड्यूस किया जा रहा है, एट द एंड निकालना ही हुआ इनको, लेकिन इज्जत से। बताएं साहब मैनुअल डाटा एंट्री की जरूरत है, उसके लिए बंदे रखेंगे? नहीं, अब सारा सिस्टम क्या हो गया है, कंप्यूटराइज्ड हो गया है। अब आके चीज कस्टमर लेता है और स्कैन करता है, स्कैन करके पेमेंट करके चला जाता है, ऐसे ही है ना। शाबाश। तो ये है ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। पहले हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डिफाइन किया, फिर ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी, अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स फॉरकास्ट द फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो दूसरा बुलेट है, ये कौन सा है? ह्यूमन रिसोर्स जी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है। ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, फ्यूचर एस्टिमेट, ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है। तो आप उसके साथ लिख सकते हैं HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। HRM क्या था? मैनेजमेंट। HRS क्या है? ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी। HRP क्या है? HR प्लानिंग फॉरकास्ट द फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि फ्यूचर में हमें कितने लोगों की जरूरत पड़ सकती है। तो ये फॉरकास्ट करना और उसके लिए प्लान बनाना कि उस नीड को कैसे मीट करना है, उस जरूरत को कैसे मीट करना है। क्रिएट प्लान्स टू मीट देम, इसकी जरूरत को कैसे मीट करना है। टाइम फ्रेम, यानी इस HRP का प्लानिंग का टाइम फ्रेम कितना होगा, कितने अरसे के लिए ये हम प्लानिंग करेंगे। ये है यूजुअली कवर 3 to 5 years फॉर बेटर। 3 से 5 सालों का प्लान होता है हमारा, 3 से 5 सालों का प्लान बनता है। कहता है ये ज्यादा एक्यूरेट होगा। जी, एग्जाम्पल लिखें। जैसे कि हॉस्पिटल प्लान करता है, हॉस्पिटल प्लान फॉर नेक्स्ट 3 years, प्लान्स फॉर नेक्स्ट 3 years। अब इसकी प्लानिंग में क्या क्या होगा? 2 न्यू ब्रांचेस खोलनी है, 2 न्यू ब्रांचेस खोलनी है। ये क्या है? प्लान है। ठीक है, प्लान समझ आ गया भाई? प्लान समझ आ गया ना? प्लान क्या है? नेक्स्ट 3 years में हमने 2 न्यू ब्रांचेस हमने ओपन करनी है। अब इसके लिए HR की पॉलिसी क्या होगी, इसके लिए HR की प्लानिंग क्या होगी? बताएं साहब, गेस करें। न्यू ब्रांचेस हमने ओपन करनी है, तो हॉस्पिटल में तो इंजीनियर होते हैं, हाँ, तो हाँ, कितने डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी हमें? कितने डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी? इंजीनियर क्यों नहीं, वो भी तो एक्सपर्ट होते हैं। हाँ, होते हैं, पर राइट स्किल नहीं है। क्या है? राइट स्किल्स नहीं है ना। ओके, कितने डॉक्टर हायर करें? 50-60 कर लेते हैं। हाँ ठीक है, यानी राइट नंबर ऑफ डॉक्टर्स करेंगे। शाबाश, ठीक है, राइट स्किल्स के साथ। और कब करें? आज से करना शुरू कर दें, आज से करना शुरू कर देते हैं। यानी ये जब ब्रांच ओपन होगी, उसके बाद ऑपरेशंस जब शुरू होंगे, तो उसके बाद करें। यानी हॉस्पिटल जो है वो तैयार है, बेड शेड लग चुके हैं, उसके बाद फिर मरीज जब आएंगे उससे पहले हम करें। हाँ बिल्कुल ठीक है, सही टाइम पे कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे। नर्सिंग स्टाफ को भी तो हायर करना है, अब वो कब करें? कितना स्टाफ हायर करें? जितने रिक्वायर्ड है। स्किल्स क्या होने चाहिए? ठीक है, हाँ जी, बस यही सारे, बाकी इसकी स्किल्स का हमें नहीं पता भाई। एडमिन स्टाफ चाहिए होगा, एडमिन स्टाफ भी चाहिए होगा। अच्छा, अब सुन, मशीनरी भी तो चाहिए होगी ना, तो HR वाले मशीनरी भी तो खरीदेंगे ना, HR वाले मशीनरी खरीदेंगे ना, खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? हाँ, ये क्या करेंगे? ये सिर्फ लोगों को हायर करते हैं,
ये लोगों को हायर करते हैं, ये बिल्डिंग खरीदना, ये उसके लिए सारी चीजें खरीदना। वैसे किसके ज़हन में ये ख्याल आया था कि दूसरी चीजें भी तो होंगी? बताएं शाबाश, कितनों के ज़हन में, कितनों के ज़हन में, शाबाश बताओ भाई। जो पहले बताया कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है, लोगों को हायर करना है, लोगों को हायर करना, तो ना भूलिएगा ये लोगों के लिए चैप्टर है। चले, नया कॉलेज हमने ओपन करना है, नया कॉलेज ओपन करना है जी, नेक्स्ट 5 ईयर्स में, नेक्स्ट 5 ईयर्स में जी। टीचर्स चाहिए, कब से? अभी से शुरू करें, टीचर्स को हायर करें, 5 साल की तनख्वाह दे देंगे, कोई मसला नहीं जी। एडमिन वाले, सफाई वालों को, ऑनलाइन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सारे सारे लोगों को हायर करना है ना? शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। कैंटीन अच्छी बनाएंगे इंशाल्लाह, आप परेशान ना हो, ठीक है। और क्या कितना अच्छा हो, कितना अच्छा हो, एक स्विमिंग पूल भी हो उसमें। जिम फैसिलिटी भी आपको दे देंगे, ठीक है। बस पढ़ाई नहीं होगी, बाकी सारा कुछ होगा, ठीक है ना? फिर हो गया सी आपका, ठीक है। तो आपने देख लिया कि लोगों को हायर करना। बताएं साहब, उसके लिए इक्विपमेंट की जरूरत भी होगी, ये नहीं एसी की जरूरत है, बोर्ड की जरूरत है, प्रोजेक्टर की जरूरत है, तो ये काम भी हमारा है नहीं, ये एचआर का काम नहीं है, ये एचआर का काम नहीं है। तो की एरियाज कवर्ड, जॉब एंड जॉब। अब दोनों मुझे नहीं पता, आपको पता है? जॉब एनालिसिस का पता है आपको? जॉब डिजाइन का पता है आपको? पता है तो बताएं शाबाश जी। कौन सा? नहीं लिखे, कंटेंट ऑफ द जॉब, कंटेंट। आइडेंटिफाई स्किल्स रिक्वायरमेंट, उसके साथ ब्रैकेट में लिखे टेक्निकल प्लस सॉफ्ट स्किल्स। रिक्रूटिंग न्यू एम्प्लॉयज का मतलब बताएं, हायर करना नए लोगों को। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब इंप्रूव स्किल्स को इंप्रूव करना। परफॉर्मेंस अप्रेजल, शाबाशी देना, बोनस। प्रमोशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम, ये क्या है? प्रमोशन किसे कहते हैं? रीलोकेट करना ना गलत है, रीलोकेट नहीं है, अपग्रेड करना। मोटिवेशन स्ट्रेटजी जी, अब हम भी अपग्रेड हो रहे हैं। रिडेंडेंसी एंड रीट्रेनिंग प्लान्स, ये सारा किसका काम है? अच्छा मुझे जरा ये बताइएगा, इनमें किसी एक एरिया का ताल्लुक लोगों से हटके है? इसके लिए कंसीडर क्या क्या करेंगे, कौन से फैक्टर्स कंसीडर करेंगे? पॉपुलेशन ट्रेंड्स, वर्कफोर्स साइज। पॉपुलेशन ट्रेंड्स को मैं चाहता हूं कि आप एक्सप्लेन करें। देखिए कुछ चीजें जो है वो मैं बताऊंगा, कुछ चीजें आप बताएंगे, आसान है ये जी। शाबाश, पॉपुलेशन ट्रेंड। ठीक है, आपने कहा लोगों को देखना। अच्छा अगर यंग पीपल है, पॉपुलेशन ट्रेंड यही है कि अगर यूथ ज्यादा है तो हमें न्यू फोर्स जो है वो और ज्यादा स्किल्स के साथ जो है वो मिल सकते हैं, ऐसे ही है ना? एंड वर्क फोर्स साइज अवेलेबल क्वांटिटी में कम है तो स्किल्स भी कम, तो ये चीजें देख के जो है वो आप कंसीडर करेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज, रिटायरमेंट एज, इसको भी देखना, ये भी फैक्टर्स कंसीडर करेंगे क्योंकि इसके बेस पे जो है वो न्यू हायरिंग होगी। एजुकेशनल सिस्टम एंड स्किल सप्लाई, अगर एजुकेशनल सिस्टम पाकिस्तान जैसा है तो फिर नहीं होंगे। और क्या मतलब आईटी ग्रेजुएटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे पास हैं, हम ये शक्लें दिखाएंगे, हम ये शक्लें दिखाएंगे, हमारे पास स्किल्ड पीपल मौजूद हैं इधर बैठे हुए हैं।
हाँ तो फिर ठीक है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स, ये भी देखना है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल वो लिमिटेड है तो फिर भी एक मसला है। अगर स्किल्स लिमिटेड, जैसे साइबर सिक्योरिटी वाले कितने लोग हैं पर पाकिस्तान में? बहुत लिमिटेड है। चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने हैं? लिमिटेड। चार्टर्ड इंजीनियर कितने हैं? कंपटीशन फॉर टैलेंट, कंपटीशन फॉर टैलेंट के साथ लिखें, कंपेटिटर ज्यादा सैलरी देकर लोग अगर ले जाएं तो फिर क्या होगा? हाँ, कंपेटिटर ज्यादा सैलरी पर हमसे लोग लेके जा सकता है, या आप सिर्फ सिंपल लिखे ना, कंपेटिटर ऑफर हाई सैलरी। अब क्या होगा? अब फिर हमारे पास जो स्किल्ड फोर्स रहेगी नहीं, वो लोग चले जाएंगे ना, वो लेबर फोर्स नहीं रहेगी हमारे पास। सब कॉन्ट्रैक्टिंग या आउटसोर्सिंग का मतलब यह किसी और से काम करवाना। तो जब किसी और से काम करवाएंगे तो आप वो एम्प्लॉय रखेंगे नहीं, उससे भी एम्प्लॉय क्या हो जाएंगे? वर्कफोर्स कम, इंटरनल स्टाफ कम हो गया ना। तो आउटसोर्सिंग से हमें इंटरनल स्टाफ कम चाहिए, कम इंटरनल स्टाफ चाहिए। आईटी एंड टेक्नोलॉजी अफेक्टिंग जॉब रोल्स, एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से ऑटोमेशन आ गई, जिससे जो क्लरिकल जॉब्स हैं वो रिड्यूस हो गए। ऑटोमेशन रिड्यूसेस क्लरिकल जॉब्स। और एनालिस्ट रोल वो बढ़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी चीजों का एनालिसिस नहीं कर सकती। अब ऊपर लिखा होता है ना नंबर 1 जॉब एरियाज कवर्ड में, जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिजाइन। तो वक्त आ गया जॉब एनालिसिस को डिस्कस किया जाए। जॉब एनालिसिस, एनालिसिस का उर्दू तर्जुमा करें तज्जिया। शाबाश, यही तज्जिया है कि नहीं, जॉब को स्टडी करना। क्या करना? जॉब्स को स्टडी करने से मुराद यह है कि किस नेचर की जॉब है, नेचर ऑफ द जॉब, और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट करना कि हमारे जिम्मेदारी क्या क्या है। अब फॉर एग्जांपल टीचर है, उसको पहले आप स्टडी करेंगे, एक टीचर का काम क्या क्या है, ड्यूटीज बताएं शाबाश। पढ़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वक्त पे आना, ड्यूटीज पढ़ाना, क्या फर्क है वैसे दोनों में? भाई वक्त पर अगर टीचर नहीं आता क्लास में, थोड़ी देर 5-10 मिनट लेट हो गया, तो इसका मतलब यह कि वो पढ़ा नहीं सकता सही? नहीं, पढ़ाना कुछ और है, वक्त पर आना जो है वो कुछ और है। जिम्मेदारी और ड्यूटीज में फर्क पता है क्या? चलो छोड़ो, वो लाजमी होने चाहिए, कुछ चीजें लाजमी होनी चाहिए। कुछ चीजें हो तो अच्छी बात है, कुछ चीजें हो तो, जैसे मैं कोशिश करता हूं मेरी अच्छी आदत डेवलप हो, और वो ये है कि मैं क्लास में टाइम से आऊंगा, मैं लेट ना हूं। अगर मैं लेट हो गया तो इसका मतलब यह है कि क्लास नहीं होगी, ये मतलब है क्या? नहीं, क्लास फिर भी होगी, 5-7 मिनट लेट हो गया तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं पढ़ा नहीं सकता, मेरे पास रिलेवेंट स्किल्स नहीं है, तो वक्त पर भी आऊं तो अभी भी कौन सा फायदा है? पर्पस टू क्रिएट जॉब, क्या है इस जॉब में? द जॉब इन्वॉल्व्स टू क्रिएट अ पर्सन, क्वालिटीज रिक्वायर्ड ऑफ द जॉब होल्डर। तो ये चीजें दोनों इधर से आती हैं। सबसे पहले जॉब को स्टडी करना, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जिसको आप शायद आपने सुना होगा जेडीज। ये जेडीज सुना है आपने ये टर्म? अगर ये टर्म नहीं भी सुनी तो कोई मसला नहीं। जॉब डिस्क्रिप्शन में ये होता है कौन कौन सी आपकी जिम्मेदारी है, कौन कौन सा काम करना है आपने, और ये क्वालिटीज रिक्वायर्ड ऑफ द जॉब होल्डर। तो यही था कि स्पेसिफाइड पर्सन को या स्किलफुल पर्सन को रखना जॉब पे। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? वो रिटन रूल्स, वो रिटन समरी, वो रिटन रूल्स जो किसी बंदे ने परफॉर्म करना होता है। दिस इज जॉब डिस्क्रिप्शन, इज अ रिटन समरी ऑफ व्हाट द जॉब इन्वॉल्व्स। तो जॉब एनालिसिस और जॉब डिस्क्रिप्शन में फर्क क्या हुआ? स्टडी करना किसी जॉब को और अपनी जिम्मेदारियां लिखना, ये क्या है?
व्हाट द जॉब इन्वॉल्व्स, इसमें होना क्या क्या है? हाँ शाबाश, ड्यूटीज क्या क्या होनी है, तो बताएं शाबाश, ब्रॉडर टर्म कौन सी है? जॉब एनालिसिस है, शाबाश। इसका मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब एनालिसिस का हिस्सा है। जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ सबसेट ऑफ बताएं शाबाश, एक अकाउंटेंट की जिम्मेदारी क्या होती है, यानी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है जी? अकाउंटिंग करना मीन्स की एंट्री करना, बिजनेस के अकाउंट्स को हैंडल करना, बैंक रिकॉन्सिलिएशन सपोर्ट करना, ऐसे ही है ना? और इसकी समरी बना के फाइनेंशियल मैनेजर को प्रोवाइड करना। फाइनेंशियल में, और आपको याद है वो फाइनेंशियल मैनेजर किसी चैप्टर में हमने पढ़ा था, शायद चैप्टर नंबर 2 था, सॉरी 3। तो जेडिस क्या है, यानी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? जॉब का स्कोप। ये जेडीज क्या करता है? जॉब का स्कोप क्लियर करता है कि कौन कौन से काम है। तो ये जेडीज है, रिटन समरी ऑफ जॉब टाइटल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, फिजिकल एंड मेंटल स्किल्स रिक्वायर्ड, वर्किंग कंडीशन, पोजीशंस, सैलरी, जो भी चीजें पहले से तय होती हैं। जैसे हम प्रिंसिपल साहब के पास आते हैं और कहते हैं सर मेरा काम क्या होगा, कितनी तनख्वाह देंगे, कैसे कैसे काम होगा, तो ये सारी चीजें प्रिंसिपल से के पास बैठ के उनसे पूछना इज अ जॉब डिस्क्रिप्शन। बताएं, जॉब डिस्क्रिप्शन के अलावा कोई काम कर सकता हूं? इनमें से किसी काम को ये कह सकता हूं कि ये काम मैं कम करूंगा? नहीं, जो ड्यूटीज असाइन हो गई वही आपने करनी है। उससे ज्यादा करना चाहे तो करे, अच्छी बात है, पर कम। जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइन द पर्पस, ड्यूटीज एंड स्कोप ऑफ अ जॉब। तो मुश्किल है, आसान है ये? स्पेसिफिकेशन बताएं शाबाश। स्पेसिफिकेशन में क्या आता था? स्पेसिफिकेशन में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंस हो, स्किल्ड हो, हाँ कैपेबल हो, शाबाश बिल्कुल ठीक। और क्या बताएं शाबाश? और स्पीकिंग स्किल्स भी हो, शाबाश। लिसनिंग भी हो, हाँ मैंने सुनना है ना आप लोगों को, सवाल सुनने हैं, सवाल सुन, ठीक है। और बताएं शाबाश, और बताएं शाबाश, देख के बता देना, देख के बता दें। हाँ कम्युनिकेशन भी हो, ठीक है शाबाश बिल्कुल। और बताएं, हाँ ठीक है। अच्छा ये पूरी बात क्या करना, अच्छा फिर तो मुझे पूरे नंबर मिलेंगे। हाँ मेरी अम्मा भी कहती हैं। चल चुप कर। दूसरी क्लास में हेल्प्स रिस्ट्रिक्ट मैच कैंडिडेट ऑफ जॉब टू जॉब रिक्वायरमेंट। भाई जो मेरे जॉब के लिए चाहिए, अगर वो सारी क्वालिटीज मेरे अंदर है, इसका मतलब यह है कि मैं ही जॉब एक प्रिस्क्रिप्शन जो है ये स्पेसिफिकेशन उसके लिए बेस्ट फिट हूं कि नहीं? तो बताएं जब हम किसी बंदे को रखते हैं तो उसमें ये सारी क्वालिटी देखते हैं कि नहीं देखते? अच्छा अब इसको याद रखने के लिए देख लें, ये वो दुल्हन है जो मेरी फरमाइश पे आई है, ये वो दुल्हन है जो हमारी फरमाइश पे होती है, ठीक है? तो ये फरमाइशी दुल्हन जैसे हम चाहते हैं वैसी ही हो, जैसे हम चाहते हैं वैसी हो, वो सारी चीजें उसमें होनी चाहिए कि नहीं? तो इसी तरह जिस बंदे को एचआर वालों ने रखना है वो एचआर वालों के लिए एक दुल्हन की तरह है। तो ये सारी चीजें पहले से डिफाइंड होती है इसमें कि नहीं? शाबाश। इंपॉर्टेंस देखिएगा, जॉब एनालिसिस की इंपॉर्टेंस। बेसिस फॉर जॉब एनालिसिस इज द बेसिस फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। जॉब एनालिसिस ही इज द बेसिस फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अब नेक्स्ट रिक्रूटमेंट सिलेक्शन पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या है, उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए?
हेल्प्स डिजाइन ट्रेनिंग, जॉब एनालिसिस डिजाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि जब पता होगा कि ये काम इसने करना है तो उसके मुताबिक रेलेवेंट स्किल्स उसको ट्रेन करेंगे। असिस्टेंट परफॉर्मेंस एवल्यूएशन, पता है कि ये भी टीचर है, दूसरे भी टीचर है, दोनों की परफॉर्मेंस को आप देख भी सकते हैं। पिछले साल की परफॉर्मेंस के साथ आप इस परफॉर्मेंस साल की परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। स्पोर्ट्स सैलरी एंड प्रमोशनल डिसीजन। अच्छा, ये सारे जो है वो ऊपर सारी बातें हुई हैं। अगर ये समरी भी याद कर लेना तो भी बड़ी बात है, और कोशिश करें यही याद करें, इसके साथ एक एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। ऊपर वाला सारा जितना भी मैंने पढ़ाया वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है फिर। ठीक है जी, पॉज कीजिएगा जी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। रिक्रूटमेंट है हमारा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का हमारा दूसरा टॉपिक रिक्रूटमेंट, यानी एचआरएम हमने कर लिया, और उसके बाद फिर HRP एंड HRS, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी। ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी के बाद प्लानिंग। प्लानिंग में कुछ एरियाज हमने पढ़े थे कि कौन से एरिया को ये कवर करते हैं, यानी HRP वाले जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं ये कौन कौन से एरियाज को कवर कर रहे हैं वो सारे डिस्कस कर लिए, और कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करके लोगों को हायर करते हैं ये। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया। उसके बाद फिर जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस, जॉब पर पर्सन स्पेसिफिकेशन भी, ये सारी डिस्कशन के बाद अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, रिक्रूट करना है इन लोगों को। ठीक है, अब मैंने जैसे शुरू में आपको बताया कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन ये डिफरेंट प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट आप यूं समझें कि हम सीवीज कलेक्ट कर रहे हैं, लोगों को बुलाने के लिए कोई एक एक्टिविटी हो रही है कि आप आए, अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद जो है वो हम देखेंगे कि आपको, आप में से किन को रखना है, और जब किन को रखा जाता है वो है सिलेक्शन, यानी उन्हीं सारे एप्लीकेंट्स में से एक बेस्ट को चूज करना, ये सिलेक्शन है। तो रिक्रूटमेंट इज अ पूल के लोग आ रहे हैं, सीवीज अपने अपलोड कर रहे हैं, या सीवीज जो है वो सेंड कर रहे हैं, और उन सीवीज में से बेहतरीन को चुनना जो है ये क्या है, ये सिलेक्शन है। तो रिक्रूटमेंट पढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड अट्रैक्टिंग सुटेबल कैंडिडेट। सबसे पहले कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई, ये भी रिक्रूटमेंट है। फॉर एग्जांपल, आपने क्या करना है, एडवर्टाइज करना है। अब एडवर्टाइजिंग के लिए आप ऐसे नहीं करेंगे कि आप ओपन एडवर्टाइज करेंगे, वो भी सही नहीं है। आपको क्या करना चाहिए कि वो लोग जिनको आपने, यानी जो इस जॉब के कैपेबल होंगे, जो एबल होंगे, उनको जाके एडवर्टाइज करना है आपने। अब अकाउंटेंट चाहिए आपको, आप जो है वो मैट्रिक्स से नीचे वाले लेवल यानी प्राइमरी लेवल के स्कूल में जाके इसको थोड़ी एडवर्टाइज करेंगे, उनको थोड़ी बुलाएंगे, उनको थोड़ी अट्रैक्ट करेंगे। तो आइडेंटिफाई करना पहले कि मैंने कौन से लोगों को जो है ये एडवर्टाइज करना है और किस लिए कर रहा हूं, ये भी जरूरी है। एंड अट्रैक्टिंग सुटेबल कैंडिडेट्स टू फिल जॉब वैकेंसीज इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जॉब वैकेंसी राइज हो गई, अब आपने क्या करना है, उसके लिए किसी को अपॉइंट करना है। तो ये क्या है, ये रिक्रूटमेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब वैकेंसी फुलफिल करने के लिए सही बंदे को, कैंडिडेट को ढूंढना, ये रिक्रूटमेंट है। अच्छा, नेक्स्ट लाइन में वो कह रहा है कि इट बिगिंस व्हेन अ जॉब वैकेंसी इज आइडेंटिफाइड, यानी रिक्रूटमेंट स्टार्ट कब होगी, आप ये लिख सकते हैं इसको अंडरलाइन करके। रिक्रूटमेंट स्टार्ट कब होगी ये, और रिक्रूटमेंट खत्म कब होगी, व्हेन रिक्रूटमेंट एंड, ये है, ये स्टार्ट है और ये रिक्रूटमेंट खत्म है। तो जहां पर रिक्रूटमेंट खत्म होगी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्शन, वहां से सिलेक्शन शुरू हो जाएगी। यानी आप ये भी कह सकते हैं सिलेक्शन शुरू होने से पहले के प्रोसेस को रिक्रूटमेंट कहते हैं। ठीक है, जॉब वैकेंसीज आइडेंटिफाइड, जब जॉब वैकेंसी अराइज होगी, यानी ऑर्गेनाइजेशन में लोग जॉब करने वाले, अगर उनमें से कोई एक सीट खाली हो गई, अब वो किस वजह से हो सकती है, वो रिजाइन भी कर सकता है, उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, उसकी डेथ हो गई तो वैकेंसी खाली हो गई, प्रमोट हो गए तो वैकेंसी खाली हो गई, रीलोकेट हो गया तो ये वैकेंसी खाली हो गई। तो ये सारी जो है वो एग्जांपल्स है। ये देखें, व्हाई रिक्रूटमेंट इज नीडेड, चेंज इन द वर्कफोर्स, कि तब्दीली आती, लोग आते जाते रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, ऑफन रिक्वायर्स रिक्रूटमेंट। अब ये एम्प्लॉय छोड़ के भी जा सकता है, प्रमोशन भी हो सकती है, उसका ट्रांसफर भी हो सकता है, ये भी हमने पढ़ा था। ऑटोमेशन के बाद
उसकी जॉब की जरूरत नहीं रही, तो अनस्किल्ड सारों को निकाल दो। अब उसकी जगह पे टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई, उस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने के लिए एक स्किलफुल ऑपरेटर भी तो चाहिए, उस सूरत में ये जॉब क्रिएट हो रही है। और रिडंडेंसी मींस कि एक जॉब ही खत्म हो रही है उसकी, तो फिर भी उसकी जरूरत हमें नहीं है। जैसे एम्प्लॉय छोड़ रहा है ड्यू टू रिटायरमेंट और न्यू अपॉर्चुनिटीज, उसको कहीं और से अच्छी ऑफर मिल रही है। प्रमोशन या ट्रांसफर क्रिएट न्यू वैकेंसीज, इसकी वजह से भी न्यू वैकेंसीज अराइज हो सकती हैं। तो वैकेंसी जब अराइज होगी, वहां से आपका रिक्रूटमेंट जो पीरियड है या ये स्टेज शुरू हो जाएगा। और ये खत्म कब होगा? व्हेन इनफ एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड, आपके पास एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो अब आप रिक्रूटमेंट का ये स्टेज खत्म करें। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज आपने क्या करना है, उनमें से, यानी ये है रिक्रूटमेंट में से, ये जो कैंडिडेट ने आपको एप्लीकेशन फाइल की है, इनमें से किसी एक अच्छे और सूटेबल पर्सन को सिलेक्ट करना है। ये नेक्स्ट सिलेक्शन है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो भी हमने देख लिया। अच्छा, स्टेप्स इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता कैसे है, इसमें कौन से स्टेप्स हैं, कैसे 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 लोग रिक्रूट होते हैं। उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जॉब एनालिसिस। अगर आपने कोई इस तरह की एप्लीकेशन देखी है, या फॉर एग्जांपल आपने अखबार में कोई इश्तिहार देखा है, या दीवार पे लिखा होता है, अक्सर वो इश्तिहार लोग लगाते हैं, तो उसमें होता क्या है, जॉब एनालिसिस। सबसे पहले वो डिफाइन करते हैं उस जॉब को, कि उस जॉब के बारे में क्या है। यानी फॉर एग्जांपल आपको चाहिए एक्सेल के एक्सपर्ट चाहिए, तो आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, सॉरी, आप किसी अकाउंटेंट को हायर करते हैं। अगर आपको जो है वो कॉम्प्लेक्स लेवल पे ट्रांजैक्शन चाहिए, या उसके लिए कोई बंदा चाहिए, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से रब्ता करेंगे। ठीक है, बाकी लोग भी स्किलफुल होंगे, पर वो आपके लिए बेहतरीन क्या है, ये लोग हैं। तो फिर आप सबसे पहले डिफाइन करेंगे, जॉब को स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर ड्यूटीज एंड रिक्वायर्ड स्किल्स, कि कौन कौन से हमें स्किल्स चाहिए वो डिफाइन किया आपने। उसके बाद फिर जॉब प्रिस्क्रिप्शन, उसकी जिम्मेदारी क्या क्या होगी। फिर पर्सन स्पेसिफिकेशन, कौन कौन सा बंदा एलिजिबल है, इसके लिए अप्लाई कर सकता है। डिफाइन द क्वालिफिकेशन एंड ट्रेड्स रिक्वायर्ड, कि क्या क्या आपको चीजें चाहिए, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, क्वालिफिकेशन उसकी क्या होनी चाहिए। एडवर्टाइज करेंगे वैकेंसी को, और एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड करेंगे। तो 5 स्टेजेस में रिक्रूटमेंट होती है। सबसे पहले आपने जॉब को स्टडी किया, और उसको उसके ड्यूटीज एंड रिक्वायर्ड स्किल्स के साथ ये वो भी बताइए आपने। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन की क्या क्या जिम्मेदारी होगी इस पर्सन की, ये जो बंदा आएगा जिसको हमने रिक्रूट करना है, इसकी जिम्मेदारी क्या क्या होगी। नंबर 3, कौन आपको चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसकी, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और उसके पास रिलेवेंट स्किल्स कौन कौन से होने चाहिए। एडवर्टाइजिंग द वैकेंसी, को एडवर्टाइज करना। वैकेंसी को एडवर्टाइज करना होगा। इसके बाद फिर आखिरी लास्ट में आप फॉर्म दे देंगे जो एप्लीकेंट फिल कर सकता है। तो जो भी एप्लीकेंट आएगा, वो सबसे पहले जॉब एनालिसिस देखेगा, डिस्क्रिप्शन भी, पर्सन स्पेसिफिकेशन, उसके बाद फिर फॉर्म पे क्लिक करेगा, फॉर्म को फिल करेगा और सबमिट करेगा ये। ठीक है, जब ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा उसका, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस था। नेक्स्ट स्टेप की क्या है, उसके बाद फिर सिलेक्शन है। लेकिन रिक्रूटमेंट्स की कुछ टाइप्स हैं। रिक्रूटमेंट की 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है। डेफिनेशन पढ़े इंटरनल रिक्रूटमेंट की। इंटरनल रिक्रूटमेंट फिलिंग अ जॉब वैकेंसी विद इन फ्रॉम विद इन द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। क्या है ये बहुत अहम लफ्ज है, फ्रॉम विद इन, फ्रॉम विद इन। क्या मतलब है इसका, फिलिंग अ जॉब वैकेंसी जो अराइज हुई थी, इसको कहां से फिल करो, विद इन द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। यानी एग्जिस्टिंग जो मेरे पास कंपनी में मुलाजिम है, जो एम्प्लॉयज हैं, उनमें से ही किसी एम्प्लॉय को उस पोजीशन पे ले आऊं, वही पोजीशन इसको दे दूं। यह है इंटरनल रिक्रूटमेंट। फ्रॉम विद इन, इंटरनल का मतलब नहीं होता कि अंदर, और एक्सटर्नल मींस के बाहर का, नहीं नहीं। यह कहता है कि वैकेंसी, जॉब वैकेंसी को फिल करना यूजिंग क्या, यूजिंग
एग्जिस्टिंग फोर्स, आपके पास जो इस वक्त एम्प्लॉय है उनमें से किसी एक को जो है वो आप प्रमोट करें, उनमें से किसी एक को वहां पे ले जाएं, वो सीट दे दें उसको। तो ये है फिल विद इन, फ्रॉम विद इन द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। और एक्सटर्नल में फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, हायरिंग न्यू पीपल फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या था? फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अपने ही बंदे को कैसे कर सकते हैं भाई? प्रमोट कर दें, उसको ट्रांसफर कर दें एक जगह से दूसरी जगह पे, उसका ट्रांसफर कर दें। इंटरनल एडवर्टाइज करें, कंपनी के मैगजीन में ये लिखें कि भाई हमें इसकी पर्सन की जरूरत है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो जो है वो फॉर्म फिल करे। परफॉर्मेंस अप्रेजल और स्टाफ रिकॉर्ड्स, यानी जिसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है उसको, उसकी बेसिकली प्रमोशन के लिए होता है। उसके बाद लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज रेडी फॉर प्रमोशंस, के मेरी प्रमोशन की जाए, मैं भी तैयार हूं, मैं भी तैयार हूं, क्योंकि हर एम्प्लॉय ये चाहता है, और ये आपने एम्प्लॉय के इंटरेस्ट में भी पड़ा हुआ था कि वो बिजनेस से एक्सपेक्ट भी यही करता है। तो कंपनी के अंदर जो लोग होते हैं, कंपनी के अंदर से फिर आप इसको, इस वैकेंसी को फिल करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? चीपर है, यानी कुछ ज्यादा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट नहीं पड़ेगी हमें, और जल्दी भी कर सकते हैं। उसमें दूसरे में तो ठीक ठाक टाइम लगेगा ना, तो किसी एजेंसी को फीस नहीं देनी पड़ेगी। एजेंसी की फीस से मुराद क्या है? सर रिक्रूटमेंट के लिए हम डिफरेंट बंदों को यूज करते हैं, और उनमें से एक एजेंसी एजेंसी भी है कि हमारे लिए कोई और ये काम कर रहा हो। जैसे कि सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, कि बाहर से बंदा हम हायर करते हैं, तो वो रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये जो सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, इसमें देखें पहला पॉइंट क्या है? रिक्रूटमेंट एजेंसीज वालों से बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो जगह पे इश्तिहार लगे होते हैं, कॉल सेंटर्स के होते हैं, कि हमें एक बंदा चाहिए, उसकी हैंडसम सैलरी देंगे, ये करेंगे। उसके बाद नीचे नंबर लिखा, उनका लिखा होता है, 2 नंबर्स होते हैं कि आप इस नंबर पे राब्ता करें। तो आप उस नंबर पे राब्ता करते हैं, वो आपसे कहते हैं हम आपकी फलां कंपनी में जो है वो जॉब लगवा देंगे, आप आएँ यहाँ पे इंटरव्यू दें। तो ये जो लोग होते हैं ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं। तो एजेंसी को कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी। बूस्ट एम्प्लॉय एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग में से जो होगा, जब कोई एक एम्प्लॉय ऊपर आएगा तो बाकी एम्प्लॉयज जो है उनका मोराल भी हाई होगा कि एक ना एक दिन हम भी इंशाल्लाह आएंगे, और यही जिसको आपने ऊपर लेके गए उसका भी मोराल मोटिवेशन जो है वो लेवल हाई हो जाएगा। एम्प्लॉयज आर ऑलरेडी फेमिलियर विद कंपनी कल्चर, हाँ ये बहुत एडवांटेज है, क्योंकि बाहर से आने वाला शख्स जो है उसको कंपनी के कल्चर का नहीं पता, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा लैग करेगा और चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा, जबकि एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉय होगा उसको ये सारे प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ेंगे। उसके पास वही स्किल्स जो है वो पहले से मौजूद होंगे, तो हमें दोबारा उसको ट्रेनिंग कॉस्ट भी पे नहीं करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग कॉस्ट भी पे नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, डिसएडवांटेज देखें, जब इनमें से ही किसी एक बंदे को हम प्रमोट करेंगे तो दूसरे जो है वो क्या करेंगे? वो कहेंगे अच्छा हमें नहीं इसको किया, हालांकि हमारी परफॉर्मेंस तो इनसे अच्छी है। तो वो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, और रिसेंटमेंट यानी हसद, और एक दूसरे को जो नीचे दिखाना, ये वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। क्रिएट्स अनदर वैकेंसीज इंटरनली, यानी जहां से इसको रिलोकेट करेंगे तो जो जॉब छोड़ के आएगा तो वहां पे भी तो वैकेंसी अराइज होगी ना। तो कहते हैं एक वैकेंसी को फुलफिल करना था, आपने एक और जनरेट कर लिए। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, हायरिंग न्यू पीपल फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हम इसको रिक्रूट कर रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम तो नहीं होगी जो अभी आखिर में हमने डिसएडवांटेज में देखा, कि फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर, जो जूनियर क्लर्क है उसको सुपरवाइजर बना रहे हैं, तो जब उसको सुपरवाइजर की वैकेंसी तो फुलफिल हो जाएगी, लेकिन जूनियर क्लर्क की वैकेंसी रह जाएगी फिर। अच्छा, सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, एक तो ये है कि रिक्रूटमेंट एजेंसी से बात करें, दूसरा अखबार में, टीवी और रेडियो, यहाँ पे भी हम एडवर्टाइज कर सकते हैं। जॉब फेयर्स एंड ओपन डेज, डिफरेंट जगह पे ना जॉब फेयर्स होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज में अक्सर आपने देखा होगा, जैसे वहां पे ये कॉन्वोकेशन में होता है कि जो क्वालिफाइड हो गए फिर उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो लगाते हैं, फेयर्स डिफरेंट होते हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं, इंटरनेट जॉब पोर्टल्स रोसी.pk और लिंक्डइन पे आपको ये पता होगा
कि जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। तो ये सारे तरीके क्या हैं? ये रिक्रूटमेंट के सोर्सेज हैं कि कहां कहां से लोग ये देख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी अराइज हुई है। एडवांटेज देखें, बाहर से बंदा आएगा तो ही विल ब्रिंग्स न्यू आइडियाज एंड स्किल्स, और इसी तरह एक्सपेंड द टैलेंट पूल, हेल्प्स हाईली स्पेशलाइज्ड रोल। तो ये भी सारे इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज में ये कॉस्टली भी है, जो उधर के डिसएडवांटेज थे वो इसके डिसएडवांटेज होंगे। न्यू रिक्रूट में टेक लॉन्गर टू एडजस्ट, वहां पे जल्दी हो रहा था, टाइम टेकिंग नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। तो ये रिक्रूटमेंट है। तो सिंपली मैं रिक्रूटमेंट को क्या कह सकता हूं? लोगों को जमा करना, इकट्ठे करना, बुलाना, और नेक्स्ट स्टेप क्या है फिर? सिलेक्शन। अच्छा, ये लोग जो है वो हम अपने इंटरनल सोर्स से भी ले सकते हैं और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी ले सकते हैं। प्रोसेस में जो है वो 5 बातें हैं: जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, पर्सन स्पेसिफिकेशन, उसके बाद जो है वो उनको बताना उसके बारे में, एंड देन फॉर्म फिल करवाना। ठीक है, जॉब के नेचर के बारे में बताना प्लस फॉर्म फिल करवाना, ये 5 जो है वो इसके, यानी इसको एडवर्टाइज करना वैकेंसी को, और प्लस प्रोवाइडिंग एप्लीकेशन फॉर्म। नेक्स्ट हमारा काम तो स्टेप क्या है? वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन मीन जितने भी लोग आए उनमें से एक बेहतरीन जिसकी तलाश थी, जिस हीरे की तलाश थी, वो हीरा ढूंढ के निकालना इज सिलेक्शन। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम दोज हु हैव अप्लाइड। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और, रिक्रूटमेंट में था इट फोकस ऑन क्वांटिटी, कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स या कैंडिडेट आए। सिलेक्शन क्या है? इट फोकसेस ऑन क्वालिटी, इंश्योरिंग द बेस्ट पर्सन इज हायर्ड। तो ये इंश्योर करना कि एक अच्छा जो है वो हम बंदा हायर कर रहे हैं, ये सिलेक्शन प्रोसेस है, ये रिक्रूटमेंट नहीं है। शाबाश। तो सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन का मतलब है जो लोग अप्लाई कर चुके हैं उनमें से सबसे सूटेबल या बेस्ट कैंडिडेट को चूज करना, ये क्या है? सिलेक्शन है। तो रिक्रूटमेंट का तो फोकस होता है क्वांटिटी के ऊपर, जबकि सिलेक्शन का फोकस है क्वालिटी, यानी बेहतरीन बेस्ट बंदा चूज करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होती है? सिलेक्शन, अगर आप में से किसी ने ये आर्मी का टेस्ट दिया हुआ, तो उसको पता है कि एक स्टेप वाइज, एक तरतीब से ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस। रिक्रूटमेंट तो क्या था कि जब कैंडिडेट का आना, यानी उन्होंने एडवर्टाइज किया होगा, चीजें बताई होंगी कि हम इसलिए हमें इतने बंदे चाहिए, हम ये रोल होगा, इस पोस्ट के लिए हमें बंदे चाहिए। तो उसके बाद फिर आप एक फॉर्म का लिंक भी दिया, आपने उस पर क्लिक किया, फॉर्म फिल किया, तो ये रिक्रूटमेंट का काम खत्म हो गया। यस, जहां पे रिक्रूटमेंट का काम खत्म होता है वहां से सिलेक्शन शुरू हो जाती है। अब सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन में बेहतरीन को चूज करना होता है। अब सबसे पहले क्या करें? अब इस बेहतरीन की तलाश में सबसे पहले क्या करें? उसमें इनिशियल स्क्रीनिंग होगी। क्या होगा? इनिशियल इसकी स्क्रीनिंग होती है, यानी आप सीवीज जो है या एप्लीकेशंस रिव्यू होती हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज पे जो फिल्टरिंग है ना, फर्स्ट स्टेज फिल्टरिंग, ये पहले स्टेज की फिल्टरिंग है। यहां से कुछ लोग आउट हो जाएंगे, तो उसमें इनिशियल स्क्रीनिंग होती है, यानी एप्लीकेशंस रिव्यू होती हैं, एप्लीकेशन या रिज्यूमी। उसके बाद फिर शॉर्ट उसका इंटरव्यू होता है, यानी बेसिक लेवल पे उसका क्राइटेरिया चेक किया जाता है, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस। कभी ऐसे होता है फोन कॉल पे जो है वो आपसे बात करते हैं, जस्ट ये आप जो है वो आपका कम्युनिकेशन चेक करते हैं, और छोटी मोटी चीजें जो है वो जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे होती हैं। दिस इज इनिशियल स्क्रीनिंग। और साथ में ये भी कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे, सैलरी कितने लोगे भैया, तो सैलरी एक्सपेक्टेशन, और आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है, इससे पहले आप कहाँ पे काम करते रहे, ये डिस्कस करते हैं। ये थोड़ी मोटी डिस्कशन हो जाती है। अगर आपका रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस कोई नहीं है और उनको एक्सपीरियंस चाहिए, तो यहां से फिर आपको वो साइड पे कर देते हैं कि हम नेक्स्ट बेस्ट कैंडिडेट को देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी को अगर अकाउंटेंट चाहिए, तो अकाउंटेंट चाहिए तो उसके लिए कंडीशन क्या है? उसके लिए कंडीशन यह है कि बी.कॉम होना चाहिए, या फिर वो बीबीए होना चाहिए, और प्लस एक्सेल की स्किल्स उसको इसके पास हो।
लेकिन अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है, क्या उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट अप्लाई कर सकता है? स्किल्स तो उसके पास है, बी कॉम से अच्छी डिग्री भी है उसके पास, तो क्या वो अप्लाई कर सकता है? ये भी अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। तो एक्सपेक्टेशन के बेस पे, यानी डिस्कस सैलरी एक्सपेक्टेशन। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर एग्जांपल कहेगा मैं तो 3-4 लाख लूंगा, वो कहेगा मैं 3-4 20 हजार में जो है वो किसी बी कॉम वाले को क्यों ना हायर करूं। ओके, तो वो बंदा भी इलिजिबल नहीं है। प्रोसेस नंबर 2, इसके बाद क्या होता है, यहां से क्या होगा कि जब ये काम हो जाएगा कि इसमें से कुछ लोग जो है वो निकल जाएंगे, कुछ लोग आगे जाएंगे, आगे वालों का फिर टेस्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। एवेल्युएट कैंडिडेट्स टू एप्टीट्यूड, आईक्यू, टेक्निकल। एप्टीट्यूड टेस्ट कौन सा होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट ये बिल्कुल लॉजिक या बेसिक मैथ, ये चीजें होती है इसमें। और उसके बाद फिर आईक्यू टेस्ट, ये नहीं, उसमें आपके स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखे जाते हैं, टेक्निकल चीजें देखी जाती हैं, कम्प्लेक्स चीजें देखी जाती हैं कि आपके पास वो स्किल्स है कि नहीं है। और फिर उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स, जैसे आपकी पर्सनालिटी, आपके टीम वर्क को देखा जाता है कि आप अगर एज अ टीम काम करेंगे तो टीम को लीड कैसे करेंगे। तो वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं और आपकी ये देखी जाती हैं। प्लस अगर कोई बर्डन कभी ज्यादा हो गया काम का तो आप स्ट्रेस तो नहीं लेते, तो स्ट्रेस हैंडलिंग भी एक मैटर है, वो भी देखा जाता है। सो इसका पर्पस जो है वो बेसिक नॉलेज ही होता है कि आपकी अडेप्टेबिलिटी है कि नहीं, यानी आप किसी भी सिचुएशन में अडॉप्ट कर पाते हैं कि नहीं करते। और एटीट्यूड्स या मोटिवेशंस टुवर्ड योर वर्क, ये आपका कितना है। ठीक है। नंबर 3, जब ये टेस्ट हो जाए, इसमें भी कुछ फेल हो जाएंगे, तो जो फेल हो गए फिर क्या होगा, वो फेल होने वाले चले जाएंगे, बाकी जो है वो आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा है सिलेक्शन, इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या करता है, इंटरव्यूअर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को असेस करता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, कॉन्फिडेंस, आपके नॉलेज को वो टेस्ट करता है। और इसी तरह एटीट्यूड को आपके टेस्ट करता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस में, आप प्रॉब्लम सिचुएशन में आप कैसे इसको हल करते हो, सॉल्व करते हो, तो ये चीजें देखी जाती हैं। और ये कौन कंडक्ट करता है? एचआर एंड लाइन मैनेजर। तो ये 3 स्टेप्स हो गए सिलेक्शन प्रोसेस के। नंबर 1 इनिशियल स्क्रीनिंग, नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, नंबर 3 सिलेक्शन इंटरव्यू। फोर्थ नंबर पे बैकग्राउंड एंड रेफरेंस चेक किए जाते हैं आपके। बैकग्राउंड से मुराद यानी आपकी वेरिफिकेशन की जाती है कि प्रीवियसली आपने कहां एम्प्लॉयमेंट की है। तो आपकी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री देखी जाती है, क्वालिफिकेशंस या डिग्री सर्टिफिकेट्स आपके देखे जाते हैं। अगर रेफरेंस है, रेफरेंस से मुराद यह है कि आप कहीं और से आ रहे हो तो किसी ने आपको प्रेफर किया हुआ है कि इधर आ जाओ। रेफरेंस का दूसरा मतलब यह है कि आप प्रीवियस कौन सी जॉब छोड़ के आए हैं जिसके रेफरेंस से हम आपको यहां पे हायर करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें पहले देखी जाती है। फिजिकल एग्जाम वर्सेस, सॉरी फिजिकल एग्जाम या मेडिकल टेस्ट, उसके बाद जो है वो उसका फिजिकल एग्जाम होता है। तो सेंसिटिव जॉब, जैसे जैसे जो है वो ड्राइवर की अगर जरूरत है तो ड्राइवर की, तो उसका आई टेस्ट भी होगा, उसका आई टेस्ट भी होगा। और इसी तरह जो है वो लेबर की ज़रूरत है हमें फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में उसका जो है वो फिजिकल देखा जाएगा कि वो फिट है कि नहीं है। और इसके अलावा उसका स्टेमिना देखा जाएगा, उसकी हायरिंग देखी जाएगी, क्योंकि वो फैक्ट्री में तो शोर बहुत ज़्यादा होता है। तो वो देखेंगे कि इसको कोई मसला तो नहीं है, अगर ये ऊंचा सुनता है तो फिर भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो हमारे लिए बेस्ट सुटेबल पर्सन ये नहीं है। नेक्स्ट है डिसीजन टू हायर। यहां पे क्या होता है, डिसीजन हो रही है, ये फाइनल डिसीजन स्टेज है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अब इसको हायर करने लगे हैं, इसको हायर करने लगे हैं। अब सिर्फ जबानी कलामी हायरिंग हो रही है, अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट बकायदा नहीं हुआ, यानी यहां से भी बात खत्म हो सकती है।
यहां से भी बात खत्म हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट लिस्टेड में से किसी एक को हमने सेलेक्ट किया, किसी एक को सेलेक्ट किया, हमने उससे बात की, हाँ भाई कितनी सैलरी लोगे? तो कहता है 5 लाख। हमने कहा जाओ आप जा सकते हो। या हमने उसको सैलरी, हमने कहा कि भाई हम आपको 20,000 सैलरी दे सकते हैं। आप कहता है मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट 20,000 के लिए काम करूंगा, तो 20,000 पे मैं तो काम नहीं करूंगा। उसने, कैंडिडेट ने रिफ्यूज कर दिया। तो जब वो ये ऑफर रिजेक्ट करता है, तो कंपनी उस सूरत में क्या करती है, सेकंड बेस्ट कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करती है। इफ द टॉप कैंडिडेट्स डिक्लाइन, द अदर फ्रॉम द शॉर्टलिस्टेड में बी कंसीडर्ड। और किसी ने यस कर दिया, उसका हाँ हो गया, कंपनी के साथ उसका यस हो गया कि ठीक है, ये मैं का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इसको फुलफिल करूंगा, और वेज रेट जो है वो भी तय पा गया। उसके बाद जब उसने भी कह दिया यस हमें भी मंजूर है, तो जब ये दोनों को मसला, तो फिर मसला ही कोई नहीं, ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसके बाद जो है उसको एम्प्लॉयमेंट ऑफर होती है। एम्प्लॉयमेंट ऑफर होने का मतलब ये है कि एक बंदा कहता है कि ये जॉब करना चाहता हूं, दूसरा कहता है यस मैं आपको रखना चाहता हूं, यानी ऑफर एंड कॉन्ट्रैक्ट इसमें होता है। तो दोनों पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसमें साइन हो गए कि यस अभी इस कंपनी का एम्प्लॉय है, ये आपकी सैलरी है, ये आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब एनालिसिस है। ठीक है, तो ये इसकी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ गुड सिलेक्शन। ये क्यों जरूरी है, गुड सिलेक्शन क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो सुने, गुड रिक्रूटमेंट है। गुड रिक्रूटमेंट से क्या होगा, अच्छे लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे तो अच्छी सिलेक्शन होगी, अच्छी सिलेक्शन होगी तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी तो कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव कर सकती है। तो वर्कफोर्स की क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, गुड सिलेक्शन होगी तो वर्क इट विल इंप्रूव वर्कफोर्स क्वालिटी। आप इसके साथ लिखें, राइट पर्सन इज इक्वल टू राइट आउटपुट। तो जब राइट पर्सन को आपने सेलेक्ट किया, राइट पर्सन इज इक्वल टू राइट आउटपुट, तो प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी ना। और दूसरा फायदा क्या होगा, टर्न ओवर बहुत कम हो जाएगा, टर्न ओवर कम, रिड्यूस टर्न ओवर, टर्न ओवर कम, यानी इंप्लॉय कम छोड़ के जाएंगे। अब तीसरा फायदा क्या होगा बताएं साहब, जब टीम प्रोडक्टिव है तो परफॉर्मेंस क्या होगी, इंक्रीज, इनहांस ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि टीम प्रोडक्टिव है माशाल्लाह। और साथ ही क्या होगा, इट बिल्ड्स कंपेटिटिव एडवांटेज थ्रू अ कैपेबल वर्क फोर्स। तो इसके साथ लिखे, स्ट्रॉन्ग टीम इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग टीम इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग बिजनेस। स्ट्रॉन्ग बिजनेस कब होगा, जब टीम अच्छी होगी। टीम कैसे अच्छी हो सकती है, जब सिलेक्शन अच्छी हुई है। तो अच्छी सिलेक्शन कैसे हो सकती है, जब रिक्रूटमेंट अच्छी होगी। तो जब रिक्रूटमेंट अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि ये सारे फायदे जो हम सिलेक्शन से हासिल कर सकते हैं वो भी फिर नहीं कर सकते हैं सूरत में। तो समरी है, रिक्रूटमेंट इट अट्रैक्ट्स सुटेबल कैंडिडेट्स, यानी क्वांटिटी, क्वांटिटी में लोगों का आना। सिलेक्शन इज चूजेस द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम दोस अप्लाइड। तो ये फोकस ऑन क्वालिटी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को डिस्कस किया है, और इसके एक एक मसले को हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो ये वाला लेक्चर आज यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंशाल्लाह आखिरी होगा। अस्सलाम वालेकुम।